नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनसीईआरटी सीरीज़ का चौथा वीडियो है और जैसा कि हम सब 8वीं कक्षा के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। यदि आप में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग जो है वो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी केवल एक व्यापार करने के लिए, लेकिन वो व्यापार करते करते यहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया, पूरे भारत को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो ये कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से। कहता है मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यदि आपसे पूछा जाए कि आखिरी मुग़ल बादशाह कौन थे तो उसका नाम होगा औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब जो है वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अभी जो आप वर्तमान में भारत को देख रहे हैं उसके लगभग मानिए 50 से 60% जो हिस्से पर है उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, देखिए 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। यदि प्रश्न आ जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी तो 1707 में हुई थी। अब उनकी जब मृत्यु हो गई उनके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। देखिए, मुगल सूबेदार जो थे, सूबेदार का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने एक निश्चित एरिया से, एक क्षेत्र से जो है वो अपने राजा का प्रतिनिधि करता है। मुख्यतः उसका काम जो है वो कर वसूल के राजा के पास जमा करना होता है। तो उन्होंने क्या किया, अब मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जो जमींदार थे वे अपनी ताकत दिखाने लगे, क्योंकि अब मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी। उनको तो अब किसी से डर नहीं था। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। इन लोगों ने क्या किया, एक क्षेत्र बांट लिया कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो है वो मेरा क्षेत्र है, इतना दूर तक हम राज करेंगे। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखिए, एक्चुअली में मुगल जो शासक थे वो दिल्ली से अपना शासन चलाते थे। तो जब इस प्रकार के लोग जो थे, इस प्रकार की ताकतें उभर कर बाहर आने लगी तो क्या हुआ ना कि दिल्ली से अधिक दिनों तक जो है वो शासन नहीं चल सका। देखिए, आगे कहता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। असल में जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई ना तो उस समय तक जो है वो अंग्रेज यहाँ पे आ चुके थे और इतने ताकतवर वो लोग हो गए थे कि अब किसी भी राजा को, महाराजा से आसानी से लड़ सकते थे। वही कहता है कि अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत भी उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका मकसद केवल अपनी कंपनी के लिए व्यापार करना था और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उसका कोई दिलचस्प नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो कहता है कि फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी इतना बड़ा साम्राज्य का जो है वो स्वामी बन गया, मालिक बन गया। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। इस अध्याय में हम लोग आगे जो है वो यही जानने वाले हैं। ये कहता है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, असल में हम लोग जो है ना वो एशिया महादेश में रहते हैं और जो अंग्रेज थे वो यूरोप से आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है और यहाँ पर जो है सो ये लोग का आइसलैंड है इधर। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जो यूरोप से एशिया है वो पूर्व में है, वो पूरब में है। यदि यूरोप से हम देखें तो एशिया जो है वो पूर्व की दिशा में है। तो यूरोप से जब अंग्रेज एशिया में आए तो उसका जो है उसको क्या बोलेंगे, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी अब यूरोप को छोड़ करके पूर्व में आ रही है, यानी कि एशिया में आ रही है। कहता है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इससे उन्होंने एक चार्टर ले लिया। चार्टर का मतलब होता है, अभी के भाषा में समझ लीजिए आप, आपको एक लाइसेंस जैसे मिल जाता है ना, किसी भी चीज़ का आपको लाइसेंस जब मिल जाता है तो उसे करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर दे दिया था, और इस चार्टर के अनुसार पूरब से यानी कि एशिया महादेश से जो है वो कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। वही बोला है, कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। नेक्स्ट कहता है, इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के होड़ नहीं कर सकती थी। ये जब चार्टर उसको मिल गया, इसका मतलब उसको लाइसेंस मिल गया, और इसका अर्थ क्या हुआ था कि अब जो है ना, जो इंग्लैंड की कोई भी और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में यानी कि पूर्व के इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो होड़ कंपटीशन नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट कह रहा है, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अब क्या हुआ, इस चार्टर से उसको अधिकार मिल गया था, और अधिकार मिलने के बाद वो जो है सो क्या वो लोग कर सकते थे, वे लोग समुद्र पार जा कर के जो है सो वहाँ पर नए चीज़ों को खंगाल सकती थी, खोज सकती थी, वहाँ से जो है वो सस्ती कीमत पर चीज़ों को खरीद कर यूरोप में जो है सो ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, ताकि उसको 2 गुना ही नहीं 3 गुना 4 गुना फायदा हो जाए। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। अब क्या हो गया था, कंपनी को जो है सो दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी यानी कि जो दूसरे इंग्लैंड की कोई भी कंपनी अब इससे कंपटीशन नहीं कर सकती थी। कह रहा है, उस जमाने में वाणिज्यिक वाणिज्यिक यानी कि मुनाफा कमाने वाली कंपनियां, वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। कह रहा है कि उस समय में क्या होता था कि यदि किसी कंपनी को अधिक मुनाफा कमाना है, ठीक है, तो तभी हो सकता था जब उस कंपनी के कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में कोई कंपनी ना हो। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा में कोई कंपनी नहीं रही है, अब ये जो है वो अधिक मुनाफा कमाने की सोचेगी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। अब देखिए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर तो ले लिया, उन्हें तो लगने लगा कि अब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी उसे जो है सो टक्कर नहीं देगी, लेकिन उसके सामने भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो क्या थी, वो आगे देखते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। देखिए एक्चुअली में क्या था कि जो महारानी एलिजाबेथ एलिजाबेथ प्रथम थी, वो इंग्लैंड की महारानी थी, तो केवल उनको इंग्लैंड पर ही अधिकार है ना। तो उन्होंने जब ये चार्टर दिया तो उसमें क्या था कि केवल इंग्लैंड की कंपनियां ही पूर्व से व्यापार नहीं कर सकती थी, लेकिन यूरोप में जो और अन्य जो देश थे वहाँ की कंपनियां तो आ सकती हैं ना। तो वही हुआ, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। जब तक वो वहां पहुंचते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ठीक है, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। अब क्या हुआ था कि वो जो है सो अफ्रीका होते हुए वहां पहुंचते, उससे पहले ही ये लोग अपना गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कौन? पुर्तगाल लोग। अब क्या हुआ कि इस इंग्लैंड की कंपनी से पहले ही जो है पुर्तगाल के लोग भारत में आ गए। इसलिए पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। यदि आप
कहीं पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि भारत का खोज किसने किया, तो इसका आंसर होता है वास्को डी गामा। असल में उन्होंने भारत को नहीं खोजा था, भारत कहीं खोया नहीं था, उन्होंने समुद्री रास्ता से पता लगाया कि भारत जो है वो किधर से जाया जाए। तो यही है 1498 में जो पुर्तगाल के खोजी यात्री थे वास्को द गामा, इन्होंने ही पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। नेक्स्ट कहता है 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच एक अलग लोग थे। अब देखिए भारत में जो है ना अब 3 लोग आ जाएंगे। एक तो पुर्तगाल आ गए थे, ऊपर से इंग्लैंड के जो अंग्रेज है वो लोग आ रहे हैं, और तीसरे नंबर पे ये डच लोग आएंगे। डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। 17वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई तो कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब कुछ समय हुआ कि फ्रांस के भी जो व्यापारी थे वो भी यहाँ आ गए। अब देखिए जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें लगता था कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन अब तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। अब क्या हुआ, जो कि यूरोप से सारी कंपनियां आई थी तो उन्हें पता था कि यूरोप में किस चीज़ की मांग अधिक है, तो जिस चीज़ की मांग अधिक रहेगी उसी चीज़ें की जो है सो सब कंपनी तलाश करेगी। अब क्या हुआ कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यूरोप के बाजार में क्या था कि भारत में जो सूती के कपड़े बनते थे और रेशम के जो कपड़े बनते थे उनकी जबरदस्त मांग थी। इतना ही नहीं, इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब क्या हुआ, जितनी भी कंपनियां यहाँ आई व्यापार करने के लिए, सब लोग जो है सो इन्हीं सब चीज़ों को खरीदने लगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की मांग यूरोपीय बाजार में अधिक थी। अब क्या हुआ, अब भारत के बाजारों में भी एक ही प्रकार के चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। जब मांग बढ़ने लगी तो इसकी कीमत अधिक होने लगी। जब कीमत अधिक होने लगा तो कंपनियों को क्या होने लगा, उसको कंपनी को जो कॉस्ट चार्ज है वो अधिक पड़ने लगा। ठीक है, कॉस्ट जब अधिक लगेगा और सेलिंग प्राइस जो है वो उसमें वृद्धि नहीं होगी तो इसका मुनाफा घटने लगा। वही कहता है कि यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि ये अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। अब कह रहा है कि ये जो व्यापारिक कंपनी थी उन लोगों को मुनाफा बहुत कम होने लगा, लेकिन मुनाफा कम होने से कंपनी नहीं ना चलेगी। अब उनको क्या लगने लगा कि यदि हमको अधिक वृद्धि करना है, फूलना फलना अधिक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे जो कंपटीशन में कंपनी है उसे ख़त्म करना होगा। कह रहा है लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब क्या हुआ, इससे जो व्यापारिक कंपनी थी उनके बीच लड़ाई शुरू हो गया। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। देखिए अब वो लोग एक दूसरे कंपनी से लड़ाई करने लगे और जब भी उसको मौका मिलता था तो उसका नुकसान पहुंचा ही देते थे। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब क्या हुआ, अब ये लोग अपने एरिया को जो है सो किलेबंदी करने लगे थे। तो जब किलेबंदी करते थे तो वहाँ के जो राजा थे वो राजा एक्शन ले लेते थे कि तुम हमारे राज्य में आकर के तुम एक किलेबंदी क्यों कर रहे हो। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि व्यापार और जो है सो राजनीति, ये दो चीज़ें कंपनी के लिए एक दूसरे से अलग रखना मुश्किल हो रहा था।
आइए देखें यह कैसे हुआ। देखते हैं आगे कि ये कैसे आगे क्या क्या हुआ। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापार शुरू कर दी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651, पहली जो है इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। देखिए, जो अंग्रेजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपना पहला जो फैक्ट्री है वो हुगली नदी के किनारे 1661 ईस्वी में लगाया। कंपनी के व्यापारी जो है यहीं का अपना काम चलाते थे और इस व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। देखिए, इस फैक्ट्री में एक जगह बनाया गया जिसका नाम उन्होंने वेयर हाउस दिया और वहाँ पर वे सारे सामानों को जमा किया जाता था जिसका निर्यात भारत से जो है यूरोप के लिए किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे और वहीं पर एक ऑफिस भी था जिसमें कंपनी के जो ऑफिसर हैं वो बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब क्या हुआ, कंपनी का व्यापार जब फैलने लगा तब उन्होंने क्या किया कि जो सौदागर थे जिससे वे लोग सामानों को खरीदते थे, ठीक है, उन लोगों को कहा कि आप जो है सो फैक्ट्री के आसपास ही बस जाइए आकर। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। अब क्या हुआ कि वे लोग जब आ गए, फैक्ट्री के आसपास आ गए, तब क्या हुआ कि उन्होंने कंपनी ने अब जो आबादी बस गई थी उसको चारों तरफ से जो है सो किला बनाकर घेरना शुरू किया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत दे 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। अब क्या किया, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल अफसर जो थे उनको रिश्वत दे दिया और रिश्वत देने के बाद 3 गांवों की जो है जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव काली का था जिसको आज हम लोग कलकत्ता बोलते हैं था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखिए, ये कंपनी वाले कहाँ से कहाँ दिमाग लगा रहे थे। इन्होंने सबसे पहले तो रिश्वत दिया और 3 गांव खरीद लिया। अब इन्होंने जो औरंगजेब था मुगल सम्राट, उसको जो है सो खुश कर लिया और उसको खुश करके इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वो एक फरमान जारी कर दे और फरमान के माध्यम से ये कह दे कि वो व्यापार जब हमारे राज्य में करेगा तो उसको कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, कोई भी कंपनी ये बिना शुल्क चुकाए बिना टैक्स दिए व्यापार करेगी तो कितना मुनाफा होगा उसे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। अब कंपनी क्या सोच रही थी कि हम अधिक से अधिक रियासत यानी कि क्षेत्र को हासिल करें। किस लिए? केवल व्यापार करने के लिए। उसका मकसद कभी ये नहीं था कि हम यहाँ पे शासन करेंगे। और उनके पास जितनी शक्तियाँ थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। देखिए, यहाँ पे क्या होता था ना, जो कंपनी के अफसर यहाँ पर आते थे वे लोग अपने जो है वो प्राइवेट तरीके से एक तो कंपनी में काम करते ही थे, लेकिन जब देखते थे कि कंपनी में जो है सो इस काम में बहुत मुनाफा हो रहा है तो वे लोग अपना भी व्यापार शुरू करने लगते थे। तो क्या हुआ कि उन अधिकारियों के पास पावर था क्योंकि वो कंपनी के ऑफिसर थे, तो वही पावर का प्रयोग उन्होंने अपने निजी व्यापार चलाने के लिए भी करने लगे। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। तो दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए,
इसके लिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।